Hello, dear students. Good morning to everybody. You are most welcome in my English YouTube channel, English Literature and Grammar class. Dear students, as you know, we are enjoying the famous poem "The Lotus Eaters," composed by Alfred Lord Tennyson. We have enjoyed five stanzas of this poem, and that was the first part. And now we are going to enjoy the part second, which title is "Choric Song," and its first and second stanza is going be enjoyed are going to be enjoyed today. So let's start. प्यारे विद्यार्थियों, इन फर्स्ट पार्ट में हमने ये सीखा है कि ये पोएम टेनिसन ने 1832 में लिखी थी और ये पोएम प्राचीन ग्रीक पोइट होमर का महान महाकाव्य ओडिसी की 9th बुक से ली गई हैं। और इसमें यूलिसस जो ट्रोजन वार का हीरो है और इथाका का राजा है, वह 10 साल के ट्रोजन वार युद्ध लड़ने के पश्चात वहाँ से अपने कंपेनियंस के साथ वापस इथाका होमलैंड की तरफ रिटर्न होता है। वह समुद्री रास्ते से वापस लौटता है, लेकिन 9 डेज़ की यात्रा के पश्चात भी वह होमलैंड नहीं पहुंच पाता है। रास्ते में समुद्र में उसके नाव और जहाज़ भटक जाते हैं। वे थकान से थक जाते हैं और भूखे हैं। अचानक उन्हें एक लैंड दिखाई देती है, समुद्र तट नज़र आता है और उसे देखते ही उनमें आशा का संचार होता है। यूलिसस अपने साथियों को सांत्वना देता है, विश्वास देता है कि अब लैंड इज़ नियर एंड दे विल सून गेट लैंडिंग ऑन दिस लैंड। और ये जो लैंड है ये लोटस ईटर्स के नाम से जानी जाती है। वो जब इस लैंड पर लैंडिंग करते हैं उसका समय दोपहर तीसरा पहर आफ्टरनून का होता है और वह ये यहाँ के प्राकृतिक वातावरण को देख कर के, प्राकृतिक सुंदरता को देख कर के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और इसी क्रम में वहाँ पर उस लोटस जो लैंड है उसको देखते हैं तो वहाँ पर दूर दूर तक हरी भरी पहाड़ियाँ नज़र आती हैं। उन पहाड़ियों के टॉप पार्ट पर बर्फ़ जमी हुई है। सारे मैदान में गेलिंगेल नाम की हरी घास उगी हुई हैं और सूर्यास्त होने जा रहा है और चंद्रमा अपने फुल रूप में, पूर्ण स्वरूप में प्रकट हो रहा है। तो इट इज़ द टाइम ऑफ सनसेटिंग एंड द राइजिंग ऑफ द मून। एंड जो झरने हैं वो झरने भी आकाश से बड़े बड़े चट्टानों से, माउंटेन से नीचे गिर रहे हैं। और वो जब झरने नीचे गिर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे धुएँ का पर्दा नीचे गिर रहा हो। और ये जो झरने हैं ये कंटिन्यू गिर रहे हैं, इसीलिए वह इस लैंड को लैंड ऑफ स्ट्रीम्स के नाम से भी कहते हैं कि यह ज़मीन झरनों की ज़मीन है। और वहाँ पर नदियाँ भी बह रही है और वह नदियाँ अपने मतलब धीरे धीरे वो समुद्र की ओर बह रही हैं। और इस प्रकार से वहाँ का प्राकृतिक वातावरण का वर्णन करता है। हवा भी बहुत ही मंद मंद चल रही हैं और इस प्रकार की लैंग्वेज एयर इज़ ब्लोइंग द एयर। और उसी समय उनका स्वागत करने के लिए डार्क पेस्ड लोटस ईटर्स जो है वो उनका स्वागत करने के लिए आते हैं। और उनका स्वागत में उनको रोज़ लोटस की ब्रांच देते हैं जिनमें फल और फूल लगे हुए हैं। और जैसे ही वह जो कोई भी उस लोटस फ्रूट और फ्लावर का टेस्ट करता है वो ड्रीम वर्ल्ड में चला जाता है और उसके दिमाग और उसके व्यवहार पर उसका असर होने लगता है। वह जैसे ही उसका टेस्ट करते हैं तो उनको समुद्र में तट की ओर आती हुई जो लहरें हैं वह लहरें वापस आवाज़ के साथ वापस समुद्र की ओर लौटती हुई उन्हें प्रतीत हो रही हैं। साथ ही उनकी आवाज़ भी चेंज हो गई है, उनकी आवाज़ पतली हो गई है और जब वह बोलते हैं तो इस प्रकार की आवाज़ आती है जैसे कि
किसी कब्र से आवाज़ आ रही हो, और इसी enchanting under the spell of the eating flower and fruit, they get lost in their uh, homeland of Ithaca. They start to think about their wives, children, parents, servants, and when they feel happy mood, they start to sing a song, and they sings like this. This is the land of homeland which is far away from this waves. मतलब उनका जो इथाका होमलैंड है वो यहाँ से काफ़ी दूर है, एंड वी विल नेवर रिटर्न, वी विल नो मोर रोम देयर। इट मीन्स वे कभी भी वहाँ वापस नहीं लौटेंगे, क्योंकि इस पोइम के अंदर एक तरह से एस्केपिज्म, पलायनवाद का भाव प्रकट होता है, क्योंकि यूलिसेस अपने जीवन में बहुत युद्ध किए हैं, बहुत उसने एक्सपेडिशन किए हैं, न्यू न्यू आइसलैंड का एक्सप्लोर किया है, इस प्रकार से पूरे जीवन भर एक्टिव रहा है। लेकिन अब क्योंकि ही हैज़ बिकम नाउ ओल्ड, वह बूढ़ा वृद्ध हो चुका है, अब वह इस एक्टिव वर्ल्ड से वह ऐसे पैसिव वर्ल्ड में और ऐसे ड्रीम वर्ल्ड में जाना चाहता है जहाँ वह आराम कर सके, रेस्ट कर सके। वह ऐसे डल और पैसिव वर्ल्ड की ओर प्रस्थान करता है, इस प्रकार का पलायनवाद, क्योंकि अब आगे यात्रा करने, होमलैंड की यात्रा करने के लिए तैयार नहीं है। दे हैव नो करेज इनफ टू स्टार्ट जर्नी फॉर देयर होमलैंड। सो नाउ वी कम ऑन द कोरिक सॉन्ग विच इज़ बीइंग sung by the Ulysses and his companions on the land of Lotus Eaters. Now let's start. There is sweet music here that softer falls than petals from blonde roses on the grass, or night dews on still waters between walls of shadowy granite in a gleaming pass, music that gentlier on the spirit lies. There is sweet music here that softer falls. Ulysses and his companions are in lazy mood, and they are singing about the music of this land. This land, Tennyson has already mentioned in description about the lazy atmosphere, lazy and fantastic, yeah, we can say fascinating atmosphere of this land. Now he describes about the sweet music which is run on all over on this land, and he compares this sweet music which is sung by the which is run on this land. There is sweet music here, there is the sweet music which falls softer, than petals from blonde roses on the grass. Here poet makes a comparison between the falling of sweet music with the falling of rose petals on the green grass. Sweeter music, the music that is so sweet and which falls softer than the falling of the rose petals on the green grass. घास पर जिस प्रकार से गुलाब की पत्तियाँ, पंखुड़ियाँ गिर रही हैं, उतनी ही उससे भी अधिक कोमलता से ये स्वीट म्यूजिक उस लोटस ईटर लैंड पर बज रहा है या गिर रहा है। बड़ी शालीनता से, सॉफ्टर सौम्यता से, कोमलता से वहाँ पर संगीत बज रहा है। वह संगीत इसी प्रकार से गिर रहा है जैसे कि हरी घास पर गुलाब की कोमल कोमल पंखुड़ियाँ गिर रही हों। He makes also another comparison, or night dews on still waters between walls of shadowy granite in gleaming pass. And the sweet music also falls softly, softer as the night dews, at the falling of night dews on still water, on the still silent water
between walls of shadowy granite on the shadowy dark granite walls means दीवारें. In a gleaming pass means चमकदार दर्रा. यह स्वीट म्यूजिक उतना ही कोमलता से ज़मीन पर वहाँ की लैंड पर गिर रहा है जिस प्रकार से रात की ओस की बूंदें जो रात की बूंदें शांत पानी में गिर रही है, जो पानी काली चट्टानों पर, छायादार ग्रेनाइट की चट्टानों की दीवारों के बीच में जो शांत वाटर है उस पर जिस प्रकार से नाइट की बूंदें ओस की बूंदें गिर रही हैं, उतनी ही कोमलता से ये शांत म्यूजिक भी उस पूरे वातावरण को भिगो रहा है. और ये जो शेडोवी ग्रेनाइट है ये उस ग्लेमिंग पास मतलब वो एक चमकदार दर्रे में जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों के बीच में जो पानी है, उस शांत पानी के ऊपर जिस प्रकार से ड्यू ड्रॉप्स गिर रही हैं उसी प्रकार से स्वीट म्यूजिक चल रहा है. म्यूजिक दैट जेंटलियर ऑन द स्पिरिट लाइज. ये म्यूजिक दैट जेंटलियर विच इज़ जेंटल अफेक्ट ऑन द स्पिरिट लाइज. द म्यूजिक विच इज़ रन ऑन दिस लैंड या विच इज़ रनिंग ऑन दिस लैंड दैट लाइज ए जेंटल अफेक्ट ऑन द स्पिरिट. वह हमारी आत्मा पर, वह उनकी आत्मा पर बहुत ही जेंटल प्रभाव डाल रहा है, वो आत्मा को प्रभावित कर रहा है. इस प्रकार का म्यूजिक वहाँ बज रहा है और वह बड़ी कोमल और शालीनता से, सौम्यता से वह आत्मा को प्रभावित कर रहा है. Now we come on its next part. Then tired eyelids upon tired eyes. Music that brings sweet sleep down from the blissful skies. Here are cool mosses deep, and through the moss the ivy creeps, and in the stream the long-lived flower weep, and from the craggy ledge the poppy hangs in sleep. In half part of this stanza, Tennyson has described about the sweet music of the lotus eater's land, and he makes a comparison between the softness of music with the softness of the falling of rose petals, and with the night dew drops, and this music also lies an gentle effect on the spirit. And he also says the sweet music is as soft and as gentle as the tired eyelids upon tired lights, as the falling of tired eyelids. Tired eyelids, थकी हुई आँखों की पलकें जिस प्रकार थकी हुई आँखों पर गिरती है, उसी प्रकार से, मतलब जिस प्रकार से थका हुआ इंसान की जब आँखें बंद होती है तो उसको इतना अच्छा और उसकी आत्मा को उसको उतना अच्छा लगता है, उसी प्रकार से संगीत उनकी आँखों को और उनको बहुत ही सुखद अनुभव दे रहा है. म्यूजिक दैट ब्रिंग्स स्वीट स्लीप डाउन फ्रॉम द ब्लिसफुल आइज. द म्यूजिक विच इज रन ऑन दिस आइसलैंड दैट ब्रिंग्स स्वीट साउंड स्लीप डाउन फ्रॉम द ब्लिसफुल स्काइज. म्यूजिक इज सो स्वीट दैट ब्रिंग्स स्वीट स्लीप, जो एक बहुत ही मधुर नींद को ला रहा है या मधुर नींद की बारिश कर रहा है. फ्रॉम द ब्लिसफुल स्काई, फ्रॉम द ब्लिसफुल मीन्स हैप्पी, स्काई मीन्स हेवन, जो बहुत ही प्रसन्न स्वर्ग से मंद मधुर नींद को बुला रहा है. अर्थात ये म्यूजिक जो है वह इन मेरिनर्स पर बहुत ही सुखदायी और नींद का अनुभव करा रहा है. हियर आर द कूल मॉसेस डीप एंड थ्रू द मॉस द आइवी स्लीप्स. टेनिसन सेज देयर आर द कूल एंड डीप मॉसेज ऑन द लैंड. वहाँ पर कूल ठंडे और डीप गहरे मॉसेज में दलदल वाली लैंड है और दलदल है, और उस दलदल में थ्रू द मॉस द आइवी क्रीप्स, और उस दलदल के ऊपर आइवी क्रीप्स. वहाँ आइवी क्रीप मीन्स एक प्रकार की लता जो उस दलदल वाले भाग पर, ग्रीन लता दलदल वाले भाग को कवर करती हैं. तो होल द मॉसेज एरिया इज कवर्ड ऑफ आइवी क्रीप्स. जो पूरा एरिया है वह आइवी क्रीपर्स से, आइवी लताओं से लदी हुई हैं या कवर्ड है. एंड इन द स्ट्रीम द लॉन्ग लिव्ड फ्लावर वीप, एंड इन द स्ट्रीम और झरनों में द लॉन्ग लिव्ड लंबी पत्ती वाले फ्लावर फूल वीप रोते हुए प्रतीत हो रहे हैं. यानी कि
वह भी संगीत से आप्लावित है और संगीत की खुशी से ये जो लंबी पत्तियों वाले फ्लावर है वह भी झरनों के ऊपर बह रहे हैं. लॉन्ग लिव्ड फ्लावर आर ऑल्सो फ्लोइंग ऑन द स्ट्रीम या इन द स्ट्रीम एंड दे अपीयर एज वीपिंग. And from the craggy ledge the poppy hangs in sleep. And from the craggy means rough rocks, खुरदरी चट्टाने, लेज में किनारे यानी रफ चट्टानों के किनारों से द पॉपी अफीम का पौधा, अफीम के पौधे हैंग्स झूल रहे हैं इन स्लीप जो सोई हुई अवस्था में हैं. यहाँ वो प्रकृति का भी चित्रण कर रहा है. इस सॉन्ग के अंदर वो प्रकृति का भी चित्रण कर रहा है. जहाँ वो म्यूजिक का चित्रण कर रहा है उसी प्रकार से यहाँ प्रकृति का भी चित्रण कर रहा है कि सारे पार्ट में जो दलदल वाला पार्ट है वो सारा दलदली वाला पार्ट एरिया आईवी लताओं से लदा हुआ है और झरनों में लंबी पत्तियों वाले फूल बह रहे हैं जो इस संगीत से बड़े खुश होकर के और रो रहे हैं. फ्रॉम द क्रेगी स्पीच, और यहाँ तक कि जो रफ चट्टाने हैं उन चट्टानों के किनारों से अफीम के जो पौधा है वह भी झूल रहा है और वह जैसे कि उस संगीत से प्रभावित हो और इस प्रकार से वह सोया हुआ है. Now we can see in this picture these are the Ulysses and his companions who are singing the sweet music and enjoy the natural beauty and the impact of sweet music and the nature. And this is the flowers which have the long leaves and they are weeping. They appear like the weeping because there are dewdrops on the petals of these lotus flowers. And now we come on this second stanza of this poem. Why are we weighed upon with heaviness and utterly consumed with sharp distress, while all things else have rest from weariness, all things have rest. Why should we toil alone? We only toil who are the first of things, and make perpetual mourn, still from one sorrow to another thrown. Why are we weighed upon with heaviness? In a lazy mood, in a sleepy mood, in a enjoying mood, in a happy mood, Ulysses and his companions are feeling like this because the state of that tiredness makes them feel why are we weighed upon with heaviness. Their weary state asks them उनकी थकान भरी स्थिति उनसे पूछती है कि why they are weighed upon with the feeling of heaviness. उनकी स्टेट जो थकी हुई स्थिति है वह उनसे पूछ रही है कि वह क्यों हेवीनेस भारीपन की भावनाओं से दबे हुए हैं. वेड मीन्स दबे हुए हैं, हेवीनेस फीलिंग तो कार्य की भार्यता से या ड्यूटी की भार्यता से वह क्यों दबे हुए हैं. उनकी ये थकी हुई स्थिति उनको ये कहती है कि वह क्यों फालतू कि इस प्रकार के कार्य की मतलब भार्यता का जो है भाव है उससे क्यों दबे हुए हैं. एंड अटरली कंज्यूम्ड, और अटरली मैंने बेडली बुरी तरह से, कंज्यूम्ड विथ शार्प डिस्ट्रेस, और वह क्यों इस शार्प डिस्ट्रेस, इस डिस्ट्रेस में निराशा से दबे हुए हैं. वह क्यों फालतू की इस निराशा को पाले हुए हैं. while all things else have rest from weariness, while जबकि all the natural things else have rest, take rest from weariness, after या from weariness थकान से. उनकी जो थकान भरी स्थिति है वह उनसे पूछती है, उनकी आत्मा से पूछती है कि वह क्यों फालतू बेकार ही इस कार्यभार की वजह से दबे हुए हैं, क्यों वह व्यर्थ की निराशा को पाले हुए हैं. जबकि ऑल सारी प्रकृति की जो चीज़ें हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, वह सारी थकान के बाद आराम करती है. ऑल नेचुरल थिंग्स टेक रेस्ट या हैव रेस्ट, आराम करती है. आफ्टर वेरीनेस, फ्रॉम वेरीनेस, थक जाने के बाद. जबकि वे कभी आराम ही नहीं करते हैं, थकने के बाद भी उनको आराम नसीब नहीं है. वो डे नाइट हमेशा मूव या कहीं ना कहीं एक्सपेडिशन पर रहते हैं. इस प्रकार से उन्हें कभी आराम फील करने का तो समय ही नहीं मिलता. ऑल थिंग्स हैव रेस्ट एज दे
से, जैसा कि वो कहते हैं कि ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड हैव रेस्ट, आराम में रहती हैं, आराम करती है, उन्हें किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करना पड़ता और आराम करते हैं. वाई शुड बी टोil अलोन, देन देयर द स्टेट ऑफ देयर वेरीनेस. आस्क देम कि वाई दे शुड टोयल अलोन, कि वह वही अकेले क्यों मेहनत करते हैं. वाई दे शुड वर्क हार्ड अलोन, वह खुद ही क्यों कठिन मेहनत कर रहे हैं, जबकि संसार की सारी जो चीज़ें हैं वह आराम करती है, आराम से रहती है, अपना आराम की ज़िंदगी जीती है, उनको कुछ भी नहीं करना होता, जबकि हमको ही क्यों, अकेले को ही क्यों हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है. टोयल मीन्स लेबर, हार्ड वर्क. वी ओनली टोयल, वो कहते हैं कि हम इंसान ही मात्र मेहनत करते हैं, हम ही को अकेले को काम करना पड़ता है. हु आर द फर्स्ट ऑफ थिंग्स, जो इंसान, ह्यूमन बीइंग इज़ द फर्स्ट क्रिएशन ऑफ या फर्स्ट इन्वेंशन ऑफ द गॉड एंड फर्स्ट क्रिएशन ऑफ द ऑल थिंग्स विच आर इन द वर्ल्ड. संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में नॉबलेस्ट और बेस्ट जो चीज़ है और फर्स्ट क्रिएशन ऑफ गॉड है, वह हम इंसान हैं, और हम इंसानों को ही काम करना पड़ता है, जबकि प्रकृति की जो सारी चीज़ें हैं लेटर क्रिएशन ऑफ द गॉड, या वो उन सब की उत्पत्ति बाद में हुई है, लेकिन वह सब आराम करते हैं, और हम जो सबसे नॉबलेस्ट हैं, सबसे बेस्ट हैं और सबसे फर्स्ट क्रिएशन हम ईश्वर का हैं, और हमको काम करना पड़ता है. ऐसा क्यों? एंड मेक परपेचुअल मोन एंड वी ऑलवेज मेक परपेचुअल कंटिन्यूअस मोन ग्रॉनिंग, और हम कंटिन्यू काम करके भी फिर भी हम निरंतर कराते रहते हैं. परपेचुअल मीन्स कंटिन्यू, मौन मीन्स कराना, ग्राउंडिंग करना. हम हमेशा काम करके भी पछताते हैं और कंटिन्यू कराते रहते हैं. हमेशा इन कार्यों को करने के बाद भी सुख प्राप्त नहीं होता है. वी नेवर फील हैप्पीनेस आफ्टर हैविंग डन दीज वर्क्स, स्टिल फ्रॉम वन सोरो टू अनदर थ्रोन. और हमें हमेशा एक दुख के बाद दूसरा दुख हमारी लाइफ में आता ही रहता है. इसीलिए वी नेवर फील कामनेस and satisfaction in our life, and we never take rest in spite of being the first creation of the God, and we will have to work hard and harder more than other things which always have in rest, but we don't have rest. So poet want to say like this. I hope you will understood this Sinja. जैसा कि हम देख सकते हैं कि this picture, these are the human beings, and they are doing hard work day and night, and to put the state they are in the happy mood, and they are thinking about the working condition, the working tendency of the human being who works hard day and night. We can see in this picture, but we are the first creation of the God, and in spite of being the first creation of the God and noblest one among all things, but in spite of this human being will have to work hard. And now we come on the remaining part of this stanza, second stanza. Nor ever fold our wings and cease from wanderings, nor strip our brows in slumber's holy balm, nor hearken what the inner spirit sings. There is no joy but calms. Why should we only toil the roof and crown of things? Nor ever fold our wings. We are human beings, and we human beings never कभी भी fold our wings, हमारे पंखों को कभी भी नहीं सिकोड़ते, हम हमारे पंखों को कभी भी नहीं समेटते. कहने का मतलब यह है कि birds after having worked hard during day, they return on their nest, and they take rest during the night. They never worry about next day, and what they have got and what don't have get, they don't care about that. But human being always think about the future, so he works hard day and night and always in active mood. So he says, nor ever fold our wings, human being never fold his wings, and cease from wanderings, and never stops himself from wanderings. वह कभी भी इंसान कभी भी अपने आप को भटकने से या काम करने से, कंटिन्यू काम करने से कभी भी अपने आप को नहीं रोकता है. नॉर स्टीप आवर ब्रोज इन स्लम्बर्स होली बाम, नॉर स्टीप आवर ब्रोज, वो कभी भी अपनी ब्रोज में बुरकुटी बोहें, आँख की पलकें, इन स्लम्बर्स नींद में, होली बाम, जिस नींद को एक होली बाम कहा गया है. दिस इज़ अ वेरी मैजिक बाम because it has the healing power to heal the body and to destroy out the our weariness of our body.
and it fills our body with energy and happiness. So it is the holy balm. It else slumber means need, sleep is the holy balm which fills our body and which destroys या वेनिस says the weariness, our weariness, या हमारी थकान को दूर कर देती है, our tiredness को दूर कर देती है। इसी होली बाम नींद का हम कभी आनंद लेते ही नहीं है। नोर हार्कन what the inner spirit sings, नोर हार्कन नेवर लिसन, कभी नहीं सुनते हैं। हार्कन मीन लिसन, what inner spirit sings, what our inner spirit, हमारी अंतरात्मा what sings, what says, क्या कहती है उसको we have never pay any attention, we never pay attention to the word या inner spirit that sings, जो हमसे कहती है कि there is no joy but calm। वो ये हमारी inner spirit ये कहती है कि there is no joy but calm, ये थोपी हुई शांति है, वहाँ कोई आनंद नहीं है। In active life, in hard working, in doing labor, there is no any kind of true joy या real joy, we never get real joy in labor but calm, but it is a post calm, ये थोपी हुई शांति है, इसमें हमें रियल कामनेस पीस फील नहीं होती है, ये हमारी आत्मा कहती है। लेकिन वी आर ह्यूमन बीइंग एंड वी नेवर पे एनी अटेंशन टू द वर्ड विच सेड बाय आवर इनर स्पिरिट, वी नेवर लिसन, वी हैव नेवर लिसन, हमने कभी सुना ही नहीं है आवर इनर स्पिरिट की वॉइस को, आवाज़ को। वाई शुड वी ओनली टॉयल, फिर वापिस पोइट कहता है कि वाई शुड वी ओनली टॉयल, यूलिसस और उसके कंपेनियंस सोचते हैं कि वाई शुड वी ओनली टॉयल द रूप एंड क्राउन ऑफ थिंग्स, वी आर द रूप एंड क्राउन ऑफ थिंग्स, हम सभी चीज़ों में रूप में न छत एंड क्राउन में न ताज, हम संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में हम नोबलेस्ट हैं, सबसे बेस्ट हैं। फिर भी वाई वी शुड वर्क हार्ड ओनली, वाई शुड वी ओनली वर्क हार्ड, वाई वी ओनली शुड वर्क हार्ड इन स्पाइट ऑफ बीइंग रूप एंड क्राउन ऑफ द वर्ल्डली थिंग्स, संसारिक चीज़ों में सबसे रूप और क्राउन होने के बावजूद भी, ताज होने के बावजूद भी हमें हार्ड वर्क क्यों करना पड़ता है। ये दिस इज़ द थिंग, यही ये चीज़ है विच मेक अस टू थिंक। प्यारे दोस्तों, आपको हिंदी में भी मैंने समझा है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस इज स्टेंजा एंड दिस इज़ वेरी इजी एंड ब्यूटीफुल स्टेंजा एंड हियर there is no any particular rhyming scheme, but there is also rhyming scheme, but there is no particular rhyming scheme. Heaviness, distress, weariness, alone, a s s s, there are three lines are in rhyming scheme, a alone, things, mourn, फिर b c b b। तो इस प्रकार से इसकी राइमिंग स्कीम जो है वह कोई पर्टिकुलर नहीं है, बट देयर इज वी कैन से सम लाइन्स आर इन राइमिंग स्कीम। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। ओके, थैंक यू।